हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे फाइनेंस बिल 2017 के अराउंड जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है रिगार्डिंग पॉलिटिकल फंडिंग, रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट। वो पूरी डिटेल में इसे स्टडी करेंगे अगले हाफ एन आवर में मेरे यानी जतिन वर्मा के साथ। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल निटिग्रिटी पे पहले नज़र डालते हैं। इसमें देखिए फाइनेंस बिल, यहाँ पे जो फाइनेंस बिल का मतलब है वो यहाँ पे ये बजट की दो साइड्स होती हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है आर्टिकल 112 के अंतर्गत, उसमें दो साइड्स हैं बजट की, एक तो इनकम साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकम साइड की, जो ये बोल्ड लेटर में लिखा है। एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है वो रोड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, हॉस्पिटल बनाने में, टीचर्स की नियुक्ति में और जो स्कीमों पे करती है वो एक्सपेंडिचर साइड पे आता है। दोनों चीज़ें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रावधान दे रखा है, जिसे हम नॉर्मली बजट कहते हैं, आर्टिकल 112 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दो हेड्स हैं उसके। एक तो इनकम और रेवेन्यू। उसका जो रेवेन्यू साइड है, मतलब रिसोर्सेज आएंगी कहाँ से खर्चा करने के लिए, वो फाइनेंस बिल है कि इसका लिए फाइनेंस आएगा कहाँ से, जैसे हम बोलते हैं। तो एक तो टैक्स रेवेन्यू से आता है, जो प्रॉफिट्स हैं सरकारी उद्योगों के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जैसे भेल है, बीपीसीएल है, इंडिया ऑयल लिमिटेड है, ओएनजीसी है, या फिर सेल ऑफ 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम, जो गवर्नमेंट को वहाँ से जो धन आता है वो फाइनेंस करता है इन खर्चों को। तो यही फाइनेंस बिल का मतलब यहाँ पे ये है, जो इनकम साइड को कंप्लीट करता है। फाइनेंस बिल पास होने के बाद बजट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है लगभग। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये एसेंशियली ये एक मनी बिल होता है। अगर आप देखें इसे, सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, लेकिन सारे मनी बिल फाइनेंस बिल्स होते हैं। तो ये आपको ये इसमें ध्यान रखना होगा। ये फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 का ये बिल है। जो लोग एम लक्ष्मीकांत या पॉलिटी की कोई और बुक पढ़ रहे हैं उसमें, तो डीडी बसु वगैरह सब में ये कैटेगराइजेशन दे रखा है। सुभाष कश्यप इवन लूसेंट में भी दे रखा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें फाइनेंस बिल प्रेजेंटली अंडर द कंट्रोवर्सी, द फाइनेंस साइड ऑफ द और द रिसीट साइड ऑफ द बजट के अराउंड घूम रही है ये। तो ये इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है। अब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल निटिग्रिटी देख ली। इसका एक और पहलू ये है कि इसके अंदर आपने नॉन फाइनेंशियल मैटर्स अगर डाल दिए तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। स्पीकर को ये अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में कि स्पीकर ये तय करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। अब ये जो नॉर्मली जो फाइनेंस बिल होता है, जो बजट की इनकम साइड को क्लियर करता है, वो ठीक है, वो मनी बिल है बजट का जो फाइनेंस बिल होता है। लेकिन उसके अंदर जो आपने और प्रावधान डाल दिए, जैसे कि मान लो पॉलिटिकल फंडिंग का जो उसमें आपने वो डाल दिया एक पॉइंट, और आपने दूसरा जो पॉइंट उसमें डाल दिया कि ट्रिब्यूनल्स की जो मेंबर्स होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, आपने उनकी नियुक्ति की कंडीशंस, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, वो सारे प्रावधान इसमें डाल दिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रॉसली रॉन्ग है, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। वेरियस जो एडिटोरियल्स आए बहुत तरह के न्यूज़पेपर्स में, फर्स्ट पोस्ट, इंडियन एक्सप्रेस, सबसे निकाल के ये मटेरियल जो है, सबका ये लगभग कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। हम अपने उसमें देखते हैं एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक एकेडमिक तरीके से इसे एनालाइज करते हैं कि क्या वाकई ही ये जो हल्ला बोलो हो रहा है इसके अराउंड, क्या ये सही है या नहीं। आगे चलते हैं इसमें। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगर आप देखें इसे, ओपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रॉड है, क्योंकि इन 40 नॉन फाइनेंशियल चेंजेस जो हैं, नॉन फाइनेंशियल बदलाव हैं, डिफरेंट लॉज के अंतर्गत, डिफरेंट जो कानून बने हुए हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स का जो एक्ट है हमारा, जो इलेक्शन से डील करता है, उसके अंदर सारी ये चेंजेस लाई गई हैं। इनकम टैक्स एक्ट है, उसकी जो इनकम टैक्स एक्ट की जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो कि कायदे से मनी बिल का प्रावधान नहीं होनी चाहिए, जो अमेंडमेंट्स इन बिल्स में, वो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। अमेंडमेंट्स का सिंपल मतलब चेंजेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पे। अब दीज नॉन फाइनेंशियल चेंजेस शैल नॉट हैव बीन ब्रॉट थ्रू मनी बिल, ये ऑपोजिशन का कहना है। अब ऑपोजिशन ऐसा क्यों कह रही है, आगे देखते हैं हम। अब देखिए, कोई भी बिल को जब स्पीकर मनी बिल का टैग लगा देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि मनी बिल राज्यसभा उसे अमेंड नहीं कर सकती। कोई और ऑर्डिनरी बिल की तरह राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं ला सकती, और वो बिल एज इट इज़ हूबहू लोकसभा यदि चाहे तो उसे पास कर सकती है। और दूसरी क्या कंस्ट्रेंट है, ये जो नॉर्मल पॉलिटी की थियोरी हम देख रहे हैं, ताकि हमें क्लैरिटी रहे आगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी। राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस
अगर वो रिकमेंडेशंस लोकसभा को सही लगेंगी तो लोकसभा उसे एक्सेप्ट करेगी, वरना लोकसभा उन्हें नकार देगी। राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल विद इन 14 डेज। ये लिमिटेशंस हैं राज्यसभा पे मनी बिल्स को लेके। मनी बिल्स डेफिनेशन आर्टिकल 110 में जो दे रखी है। तो आफ्टरवर्ड्स लोकसभा कैन पास द बिल विदाउट और विद एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस मेड बाय राज्यसभा। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देने की है। इसमें मनी बिल क्यों किया गया अभी हम देखते हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की डिफरेंट पावर्स हैं। लोकसभा को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं मनी बिल के संदर्भ में। अब उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में लोकसभा में तो नंबर हैं, राज्यसभा में एनडीए गवर्नमेंट के पास में पर्याप्त सीटें नहीं हैं, पर्याप्त वोट नहीं है, तो राज्यसभा में उन्हें मनी बिल पास करने में, तो क्योंकि संविधान ने ऐसा बोला है, मनी बिल को राज्यसभा रोक नहीं सकती, 14 दिन रोक सकती है। मनी बिल में कोई चेंज भी नहीं ला सकती, सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, लोकसभा में उनके पास में नंबर्स हैं, गवर्नमेंट लोकसभा से बिल पास करती है राज्यसभा में और उस पर मनी बिल का टैग लगा देती है, ताकि उस बिल में राज्यसभा उसे रोक नहीं पाए। तो बिल की पैसेज के लिए ये अपनाया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में ओपोजिशन के पास नंबर्स हैं और गवर्नमेंट के पास में नहीं है, उसका ये रीज़न है। तो इसीलिए जो नॉन फाइनेंशियल प्रोविजंस भी होते हैं उन्हें हमने पहले भी देखा, आधार का जो बिल आया था उसे भी मनी बिल का टैग लगा के उसे भी पास कर दिया गया। अब ये मनी बिल का टैग लगाता कौन है, ये स्पीकर लगाता है। और स्पीकर कौन सी पार्टी से होता है, स्पीकर नॉर्मली और हमेशा रूलिंग पार्टी से होता है। तो रूलिंग पार्टी का जब स्पीकर नियुक्त होता है तो लाजमी सी बात है, अगर स्पीकर के ऊपर सरकार का, पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का दबाव रहेगा, या उनकी मतलब जो लीनिएज, जो कह लो कि मतलब उनका जो बिलोंगिंगनेस है वो अपनी पार्टी की तरफ रहेगा, तो वो वहाँ पे स्पीकर एक न्यूट्रल वे में एक्ट ना करके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को जो है दरकिनार करके उस बिल को मनी बिल, मतलब मनी बिल का टैग दे देते हैं। अब ये इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल लोचा है, जो कि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर का डिसीजन जो है वो मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में फाइनल है। अगर स्पीकर किसी आईपीसी को या किसी और बिल को भी कह दे कि वो मनी बिल है, सीआरपीसी को भी कह दें कि वो मनी बिल है, तो वो वैलिड होगा। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक 2014 तक ये स्टैंड रहा है, लेकिन अभी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिस पे शायद कि मई 2017 तक इस पे फैसला आएगा। तो उस पे हम देखेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा हुआ है कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, जो स्पीकर ने कह दिया वो मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमने देखा कि उनके पास में नंबर्स नहीं है। ये यहाँ पे अगर हम नज़र कि राज्यसभा में ये सीताराम येचूरी जी कह रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा नहीं है, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपको समझाने के लिए ये है कि राज्यसभा में बीजेपी के पास सिर्फ, अगर बीजेपी की बात करें तो अभी 56 सीट्स हैं। ये शायद अपडेटेड फिगर है, ये न्यूज़पेपर से लिया है, अगर इसमें 1-2 कम ज़्यादा हो तो आप उसकी गुंजाइश छोड़ के चलिए, फिर भी 56 हैं। और अगर इनके एनडीए के जो साथी हैं, जो और पार्टीज़ हैं, अगर उनको मिला लिया जाए तो 79 आउट ऑफ 250 सीट्स इन राज्यसभा है, जो कि मेजॉरिटी से 126 से काफ़ी कम है। इसके चलते ऑपोजिशन पार्टीज जब भी लोकसभा से कोई बिल यहाँ राज्यसभा की तरफ आता है तो राज्यसभा उसे पास नहीं करने देती, ऑर्डिनरी बिल का जहाँ तक सवाल है, ऑर्डिनरी बिल का। क्योंकि हम एक मतलब पॉलिटिक्स में हम ये नहीं देखते ब्रिटेन या और कंट्रीज़ की तरह कि हम किस विषय पे मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करते। हमें बस ये होता है कि सरकार ये बिल पास नहीं कर पाए, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऐसे इवॉल्व हो चुकी है, जिसके चलते अब गवर्नमेंट को तो क्योंकि बिल एक्ट बनाने के लिए चुना जाता है, लेजिस्लेचर को इसीलिए चुना जाता है, तो लेजिस्लेचर को तो अपना काम करना ही है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर लगा के मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल का टैग दे के किसी ना किसी तरीके काम करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। अब दिक्कत ये है, चलो कि ठीक है आपको काम करना है, आप लोकसभा में से राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल का टैग लगा देते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो कई बार जो चीज़ें मतलब जिन पे लेजिटिमेटली डिस्कशन होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, दोनों उसमें हाउसेस में, वो भी मतलब हड़बड़ी में निकाल दिए जाते हैं। अब अगर मान लो कि जो इनकम टैक्स का या जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग का आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, अगर उस पर डिस्कशन नहीं होता, अगर आधार बिल की मतलब कि उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, आधार बिल क्या जायज़ है या नहीं है,
तो अगर उस पर डिबेट ही नहीं हुआ राज्यसभा में, लोकसभा ने सिर्फ नंबर्स की मेजॉरिटी के बेसिस पे, ये 282 नंबर हैं अगर इनके पास में, अगर उन्होंने बिल पास कर दिया तो वो तो मेजॉरिटेरियन रूल हो गया। तो हमारी यहाँ पे कहना ये है कि यहाँ पे गलती ऑपोजिशन पार्टीज़ की भी है। ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा इवॉल्व हो गया है हमारी पॉलिटी में कि हम एक बस स्टैंड ले लेते हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, जबकि स्टैंड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना चाहिए वो प्रैग्मेटिक बेसिस पे होना चाहिए, सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पे कि उन्हें बीजेपी को अपोज करना है कांग्रेस को, और कांग्रेस को बीजेपी को अपोज करना है। तो ये अब ऐसे उभर के आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही वायलेट होने पे आ गई है अब यहाँ पे अगर हम देखें। तो ऐसा होने के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। रादर अगर हम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की बात करें तो आइडियोलॉजी यहाँ पे तो है, संसद में तो है, लेकिन संसद के बाहर चुनाव लड़ते समय कोई आइडियोलॉजी नज़र नहीं आती पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो ये एक क्रिटिसिज्म की बात है जो कि ब्रॉड है, जो शायद इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बताने से शायद क्लैरिटी हमें ज़्यादा रहेगी इसमें। अब हमने ये समझ लिया कि मनी बिल का टैग लगाना क्यों ज़रूरी है पार्टी इन पावर में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लोकसभा, अगर अभी की लोकसभा की बात करें तो वो बीजेपी है, तो पहले की बात करें तो वो कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो ऐसे प्रावधान इसलिए अपनाए जाते हैं कि समहाउ जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है गवर्नमेंट का वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सके, वो उस पर कार्रवाई हो सके, जो पार्टी मैनिफेस्टो में उन्होंने बातें कही उन पे कुछ काम हो सके। तो अब ये देखते हैं कि इतना ऑब्जेक्शनेबल क्या है कि उसे फ्रॉड कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये गलत है। देखो, अब पावर ओवर अपॉइंटमेंट्स, रीअपॉइंटमेंट्स, रिमूवल, टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन्स एंड मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, आप जिनको नहीं पता उनके लिए ब्रीफ में बता रहा हूँ। ट्रिब्यूनल्स सेमी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। सेमी जुडिशियल बॉडीज़ आप कह लीजिए, जैसे TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनके अंदर एक ट्रिब्यूनल है, TDSAT या सेबी है। तो ये क्या करती हैं कि यदि किसी टेलीकॉम ऑपरेटर पे, वोडाफोन पे या आइडिया पे, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे है, फैक्ट्स नहीं है ये, तो ध्यान रखिएगा। वोडाफोन पे अगर मान लिए कोई पेनल्टी लगा दी गई, तो BSNL पे कोई पेनल्टी लगा दी, तो ये जो TRAI के चेयरमैन हैं, ये TRAI के मेंबर्स हैं, वो जजमेंट पे बैठते हैं कि क्या वोडाफोन पे जो पेनल्टी लगाई जाए वो जायज़ लगाई गई है या नहीं लगाई गई, क्या BSNL एज अ सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पे जो पेनल्टी लगाई गई है वो जायज़ है या नहीं है। तो ऐसे तरह तरह के काफ़ी एरियाज़ में ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो इनके जो फंक्शंस हैं वो सेमी जुडिशियल होते हैं, जैसे कि जजेस की तरह। अब सरकार ने इनके अपॉइंटमेंट, सरकार जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती, सरकार ने इनकी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल के अधिकार इस फाइनेंस बिल में डाल के, जबकि इनका फाइनेंस बिल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंस बिल में डाल के इनको बदलाव कर दिया और ये पावर्स पार्लियामेंट को ना देके अपने आप को दे लिए। मतलब अब पार्लियामेंट में इनके अपॉइंटमेंट की डिस्कशन नहीं होएगी, या इनके कोई और प्रावधान थे, जैसे हमने कल लोकपाल के बारे में अगर न्यूज़पेपर लोगों ने पढ़ा हो, ये 29 मार्च 2017 का, तो उसमें यह था कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक कमेटी है जिसके अंदर प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ताकि जो लोकपाल है वो उसकी नियुक्ति निष्पक्ष हो सके। ऐसा नहीं हो कि वो पार्टी इन पावर का साथ दे, या फिर ऐसा नहीं हो कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का साथ दे। तो इसमें ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करके, जो काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, लोकपाल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, लोकपाल सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, जो काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी पावर्स, उनकी चेयरमैन की और उनके अन्य मेंबरों की नियुक्ति की जो पावर्स हैं सरकार ने खुद को दे ली है। यानी कि अब कैबिनेट तय करेगा और उनकी नियुक्ति या उनकी रिमूवल अपने आप हो जाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, अब मान लीजिए कि हमने जैसे TRAI की बात करी, TRAI ने BSNL के खिलाफ कोई फैसला सुनाया, ठीक है, कि BSNL ने कोई घपला घोटाला किया है या टेलीकॉम के मंत्रालय के जो लोग हैं वो उस घोटाले में मिले हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट को TRAI के चेयरमैन से फेवरेबल जजमेंट निकलवाना है, जो कि ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है, अगर मान लीजिए, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के बेसिस पे है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उस केस में? गवर्नमेंट इन्हें नियुक्ति या रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल की धमकी देगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट के ऊपर कोई चेक नहीं है इसके बाद जो ये संशोधन इन ट्रिब्यूनल एक्ट्स में लाए गए हैं। अब गवर्नमेंट इनको क्या कहेगी कि
अगर तुम हमारे अधिकारियों को जो जो संचार विभाग के जैसे 2G स्कैम जो हुआ था, अगर उनको आप अभी भी गिल्टी बनाते हो, अगर आप उनको दोषी ठहराते हो, तो हम आपको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। तो ये ऐसे करके उनकी आर्म ट्विस्ट करके उनको जैसे कैसे धमका के या लालच देके रीअपॉइंटमेंट का उनसे फेवरेबल जजमेंट BSNL के घोटाले या कोई भी यदि कोई ऐसा फ्यूचर में घोटाला होता है उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें आर्म ट्विस्ट करेगी। एक तो ये है, और इसमें और क्या किया गया है, जो अभी के ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स थे, काफ़ी सारे जज, रिटायर्ड जजेस जो थे, उनको 3 महीने की सैलरी देके उनको रिटायर कर दिया गया है। तो ये भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब अगर हम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स की कंडीशन में ये लिखा होता है, अगर आप देखें कि कोई भी ट्रिब्यूनल का मेंबर उसकी सर्विस के दौरान उसकी सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते हम। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के ज़रिए ये किया है, ये एक पहलू है। दूसरा, बैठे हुए ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को वो हटा दिया गया है, ये दूसरा पहलू है। तो इसीलिए ये इतना ये किया जा रहा है कि ये फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है और ऐसी सब बातें मीडिया में निकल के आ रही हैं। दूसरी चीज़ है डोनेशंस का एक कैप था पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग पे। मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है जैसे रिलायंस है, ये सिर्फ नाम इसके कन्वीनियंस के लिए लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है। अगर मान लीजिए रिलायंस एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है, पार्टी ए को, इलेक्शन से पहले जो उनको फंडिंग करनी होती है, तो उसमें पार्टी ए को रिलायंस पहले उसके जो सालाना प्रॉफिट्स हैं उनका सिर्फ 10,000, मतलब मान लीजिए कि अगर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है तो उसका सिर्फ 7.5% ही रिलायंस टोटल पार्टी ए और पार्टी बी या सारी पार्टी जेड तक जितनी भी पार्टीज़ हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, चाहे इक्वली, चाहे एक पार्टी को कुछ ज़्यादा या दूसरी पार्टी को कुछ कम। अब ये जो 7.5% की जो लिमिट है ये हटा दी गई है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो ओपोजिशन में हैं उनका ये कहना है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पार्टी इन पावर है, यानी कि जो बीजेपी है उसको होगा। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी को रिलायंस या कोई भी फंडिंग यही नहीं देता, ये ओपोजिशन पार्टीज़ का कहना है, ध्यान रखिएगा, कि अगर बीजेपी अभी पावर में है तो बीजेपी रिलायंस को ये कह सकती है, जो लॉबिंग का फिनोमिना है जो USA में या और विकसित देशों में होता है, वो भी हमारी कंट्री में एक विकराल रूप धारण करके आ रहा है। आप देखेंगे कैसे कि अगर रिलायंस को कोई फेवरेबल पॉलिसी लेनी है तो रिलायंस क्या करेगी, जैसे कि रिलायंस के इतने सारे पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, अब रिलायंस चाहती है कि वो पेट्रोल पंप चल जाएं, तो रिलायंस गवर्नमेंट को ये कहेगी कि आप पेट्रोल के जो दाम हैं, सरकारी जो पेट्रोल पंपों पे जो दाम होते हैं उनको मार्केट बेस्ड कर दीजिए। मतलब जितना मार्केट में दाम होगा कच्चे तेल का और रिफाइंड ऑयल का, उसके हिसाब से आप तेल के दाम तय करिए। तो रिलायंस के सारे जो पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं वो भी बिजनेस में आ जाएंगे। लेकिन उससे नुकसान किसका होगा? उस आम आदमी का, जो कि मान लीजिए कल को तेल 100-150 रुपये प्रति लीटर है, वो उस दाम पे जो तेल नहीं दिलवा सकता, उसका नुकसान इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन इसे हम लॉबिंग कहते हैं कि रिलायंस ने अपनी फेवर में पॉलिसी निकलवाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को पॉलिटिकल फंडिंग में कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए और कोई और पार्टी को कुछ कम पैसे दे दिए। तो ऑपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि जो पार्टी इन पावर होती है किसी भी टाइम पे, चाहे कल को वो कोई और पार्टी भी हो, कांग्रेस भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो सत्ताधारी पार्टी को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए जो अभी मोमेंटरीली, जो अभी हाल में बीजेपी ने ये कर दिया है ताकि पॉलिटिकल फंडिंग उसे सबसे ज़्यादा मिले। और इसमें दूसरा नुकसान क्या है कि आप देखिए 10,000 करोड़ रुपए यदि किसी कंपनी का मुनाफा है पूरे साल का, 3 साल एवरेज का इसमें रखा गया है कि 3 साल की एवरेज का पहले होता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है कि अगर रिलायंस या टाटा या कोई बिरला या कोई भी अंबानी या कोई भी कितने भी पैसे देना चाहे पॉलिटिकल पार्टी को तो वो दे सकता है। तो इसमें शेयर होल्डर्स का भी नुकसान है। जो आम शेयर होल्डर्स हैं, यदि आपके पास में टाटा के या मेरे पास में रिलायंस के या अंबानी या अदानी किसी भी कंपनी के शेयर हैं, तो मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि इतनी फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी को दे दी गई। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए भी हानिकारक है। अब दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि एक तो ये फंडिंग हटा दी गई, दूसरा चीज़ हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये मनी बिल के ज़रिए क्यों हटाई गई? क्या इसका सरकार के खजाने से, क्या इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ लेना देना है? प्राइवेट पार्टीज़ की फंडिंग दूसरी प्राइवेट पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जा रही है, तो इसमें सरकार का तो कुछ लेना देना है नहीं। तो हमारा कहना यह है, इसे मनी बिल की डेफिनेशन के अंदर क्यों लाया गया? इसे एक फाइनेंस बिल का जामा पहना के पास क्यों किया गया? ये क्वेश्चनेबल चीज़ है।
तीसरा प्रोविजन इसमें यह है अनोनिमस फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। आप लोगों ने अगर बजट स्पीच पढ़ा होगा तो इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक जिक्र किया गया है कि सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अब डोनेशन लेगी। अब ये थोड़ा सा समझते हैं इसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। अभी तक क्या होता था कि अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने हैं, मतलब डोनेशन देना है इलेक्शन लड़ने के लिए, आप मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को आप पसंद करते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी ए है, अगर मान लीजिए आपको उसे पैसे देने हैं और आपने ये पैसे डायरेक्ट उसे जाके दे दिए, तो इसमें क्या होता था, यहाँ पे आइडेंटिटी, अगर आपको पैसे देने हैं आप या तो बैंक के थ्रू देंगे या आप चेक के थ्रू देंगे या आप काला धन दे देंगे। मतलब अगर जिस पे काला धन वो है जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया है या जो और अन्य तरीक़ों से कमाया गया है। तो पहले तक ये हो रहा था कि डायरेक्ट आपने अगर तो बैंक से देंगे तो उसका ट्रैक रहेगा कि आपके बैंक में पैसे कहाँ से आए। यदि तो वो बैंक से आए हैं तो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो वो वैध मनी होगा, अवैध मनी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि ज़्यादातर पैसा अवैध जाता था, यानी कि बैंक के थ्रू नहीं, पर्सन हवाला के थ्रू या और चैनल के थ्रू कोई आदमी इनको 25,000 करोड़, 20,000, 15,000 करोड़ यदि ऐसे देना चाहता है तो वो ऐसे दे देता था। अब क्या किया गया है, यदि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने हैं, यदि वो 2,000 रुपये से ज़्यादा हैं, तो आप वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए दे सकते हैं या चेक के ज़रिए दे सकते हैं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। अब ये बॉन्ड्स का ज़रिया क्या है, मान लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये बॉन्ड्स ये बैंक से किसी आदमी ने बॉन्ड्स खरीदे, ये डेजिग्नेटेड बैंक होगा, जो कि अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई हैं, ये अनुमान है जो न्यूज़पेपर्स में निकल के आए कि कैसे ये ऑपरेट होगा। बॉन्ड्स किसी आदमी ने बैंक से खरीदे, तो जब वो बैंक में बॉन्ड्स खरीदने जाएगा तो उसे अपनी इनकम का ब्यौरा देना होगा, या फिर वो डिजिटल मोड के थ्रू खरीदेगा या फिर वो चेक के थ्रू खरीदेगा। अब जब उसने वो बॉन्ड्स खरीद लिए तो ये बॉन्ड्स बैंक से खरीद के ये पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ से इसने डोनेट कर दिए, ये डोनेट हो गए। अब पॉलिटिकल पार्टी, जब पॉलिटिकल पार्टी को पैसे चाहिए होंगे तो ये बॉन्ड्स लेके बैंक में जाके बॉन्ड्स देके और वो पैसे ले लेगी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये बॉन्ड्स का जरिया था। तो इसमें जो ये एनोनिमस फंडिंग का जो ये चक्कर है, ये भी फाइनेंस बिल में इंक्लूड किया गया है। अब हमने कहा था कि फाइनेंस बिल में जो सरकारी खजाने से चीज़ें डील करती हैं, सरकार के खजाने से इनकम या रिसीट या एक्सपेंडिचर, सिर्फ वही आइटम्स होनी चाहिए मनी बिल में। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल फंडिंग, तो इसका कुछ लेना देना फाइनेंस बिल से नहीं है। इसके चलते लोकसभा में तो डिबेट जो हो सकती थी हुई, लेकिन राज्यसभा में डिबेट ही नहीं हो पाएगी। अगर राज्यसभा में डिबेट हो भी पाएगी तो राज्यसभा इन प्रावधानों में, क्योंकि बिल जो है वो मनी बिल है, कोई संशोधन नहीं ला सकती, उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मनी बिल का टैग जो लग गया है। अब आगे देखते हैं, द बिल मेक्स आधार मैंडेटरी फॉर पैन कार्ड। तो मेरा एनालिसिस इसमें ये कहता है, आधार मतलब बायोमेट्रिक डिटेल्स आप किसी से, इनकम टैक्स अथॉरिटीज से शेयर कर रहे हैं, किस लिए, पैन कार्ड के लिए। पैन कार्ड क्या यूज़ में आता है, इनकम टैक्स पे करने के लिए। पर्सनल अकाउंट नंबर, एक तरह का पर्सनल अकाउंट नंबर फॉर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो जब इनकम टैक्स फंडामेंटल ड्यूटी है ही नहीं, अगर आप स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस देखें तो ये रिकमेंडेशन सरकार ने एक्सेप्ट नहीं करी थी आर्टिकल 51A के अंतर्गत। तो ये एक इसमें ये है 51 आर्टिकल जो है उसमें जो ऐड करी गई ड्यूटीज़ या कुछ भी। तो जब ये फंडामेंटल ड्यूटी है ही नहीं तो आप बायोमेट्रिक डिटेल्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं इसके लिए, ये एक और क्वेश्चनेबल चीज़ है। और दूसरी क्वेश्चनेबल चीज़ जो हमारी डिस्कशन से रिलेटेड है कि इसे आपने मनी बिल कह के पास क्यों किया। चलो अब ये मान सकते हैं कि ये टैक्स कलेक्शन से डील करता है तो ये मनी बिल है, मनी बिल का इसमें एलिमेंट है या कुछ भी। लेकिन आधार बिल का तो मनी बिल से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो आधार बिल के पे ऊपर ये जो प्रावधान है इस पे डिबेट होना चाहिए था दोनों सदनों में, लेकिन राज्यसभा में इसे बाईपास कर दिया क्योंकि मनी बिल का टैग लगा हुआ है। आगे देखते हैं इसमें, पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज टू रेड एनी प्रेमिसेस एनी पर्सन विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। अब मान लीजिए कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ या मान लीजिए कि मैं और थोड़ा सीनियर हूँ, उसमें मेरे मन में आया कि मेरे को आपसे बदला लेना है क्योंकि आपने क्या है कि मेरा वीडियो नहीं देखा अगर मान लीजिए, तो मैं आपके मतलब ऊपर आपकी जो मतलब रेड, आपके प्रेमिसेस में आपके घर में घुस के आपके ऊपर रेड कंडक्ट कर सकता हूँ बिना कोई कारण दिए। तो ये विम्जिकल ग्राउंड्स पे ऐसा होने लगेगा तो इससे क्या होगा, मैं आपको थ्रेटन कर सकता हूँ कि मुझे रिश्वत दीजिए नहीं तो मैं इस पे मतलब आपके घर पे रेड मारूंगा। और ये ही नहीं, अगला प्रोविज़न देखिए, चेंज ये कर दिया गया है कि पावर दे दी गई है, सीज कर सकता हूँ मैं आपकी प्रॉपर्टी। मुझे आपकी कार पसंद आ गई
तो मैंने बोला कि ये कार सरकार के वहाँ पे जा रही है, मतलब हमने सीज़ कर ली इसे, ठीक है। तो अगर ये कार रेड का पार्ट ही नहीं थी तब भी ये सीज़ करी जा सकती है। मान लीजिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन आई इनकम टैक्स ऑफिस में होने के नाते कि आपने सोना स्मगल किया है। अब रेड तो सोने के उस पर की गई थी, अब जो मैंने सैंक्शन लिया अपने सीनियर अधिकारी से, उसमें जो रेड का जो जो कारण मैंने बताया कि वो ये कहा गया कि अगर गोल्ड मिलेगा तो हम उसे सीज़ कर लेंगे, लेकिन गोल्ड नहीं मिला। पार्ट ऑफ रेड क्या था? गोल्ड। लेकिन मुझे कार पसंद आ गई तो मैं कार भी ले जा सकता हूँ, या मुझे कोई और प्रॉपर्टी के कागजात मिल गए तो सरकारी अफसर उसे भी जब्त कर सकते हैं। तो ये एक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप देखें तो ये मतलब धड़ल्लेबाजी है कि आप इस बिल को, ऐसे प्रावधानों को बिना डिस्कस किए राज्यसभा में दोनों सदनों में इसे पास कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने राज्यसभा का प्रावधान इसलिए रखा था, 2 सदन इसलिए बनाए थे ताकि सूझबूझ से कोई भी एक्ट पास हो वो सूझबूझ से हो, धड़ल्ले से नहीं हो। इसीलिए इसका प्रावधान रखा गया था ताकि अगर लोकसभा में नंबर ज़्यादा हैं सरकार के पास में, हमारे यहाँ सरकार लोकसभा के नंबर्स के बेसिस पे चयनित होती है, अगर किसी पार्टी के पास में लोकसभा में मेजॉरिटी है तो वो सरकार बना ले जाएगी, लेकिन राज्यसभा की मेजॉरिटी मैटर नहीं करती। इसीलिए आप देखें तो 2 हाउस बनाए गए हैं, इसीलिए ये प्रोविजन रखे गए थे। अब आप अगर ऐसे ऐसे प्रावधानों को मनी बिल का जरिया देके उसमें लेके आ रहे हैं तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो फिलॉसफी थी, आप कहीं ना कहीं उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्रिटिक्स का कहना है, ये जो कटाक्ष कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का, उनका कहना है कि ये अनडेमोक्रेटिक है। हम लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार लोगों की हितों को ना ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे प्रावधान लेके आ रही है, और वो भी बिना कोई डिस्कशन किए। अभी हमने 6 प्रावधान इसके जो डिबेटेबल हैं सिर्फ वही डिस्कस करे हैं। ऐसे 40 नॉन फाइनेंशियल मुद्दे हैं जो फाइनेंस बिल में डाल के, मनी बिल में डाल के, उन्हें पैकेज करके मनी बिल का टैग लगा के उन्हें पास कर दिया गया है। तो ये एक आलोचनात्मक चीज़ है और मतलब ये अनडेमोक्रेटिक है इन लेटर एंड स्पिरिट। अब एक छोटी सी इस पे बात करते हैं, स्पीकर के ये पावर टू लेबल एनी बिल एज मनी बिल। देखिए ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ओनली यहाँ पे नहीं दिया है, इसे पढ़ते हैं। अ बिल कुड बी कॉल्ड एज अ मनी बिल। किसी भी बिल को मनी बिल हम तभी कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें जब ये मैटर्स, जो मनी बिल के आर्टिकल 10 में जो डेफिनेशन दी रखी है, ये आप पढ़िएगा डेफिनेशन, अगर यहाँ पे पढ़ने बैठेंगे तो ये पॉलिटी की क्लास बन जाएगी। तो इसमें आर्टिकल 110 में जो प्रावधान दे रखे हैं, सिर्फ वही मुद्दे अगर बिल में हैं तो ही उसे मनी बिल कहा जा सकता है। ये स्पीकर के ऊपर ये ड्यूटी संविधान ने दी है। और बाद में साथ ही में ये कह दिया कि स्पीकर का निर्णय जो है इसमें वो फाइनल होगा। तो अब स्पीकर और गवर्नमेंट ये इस पे तो ध्यान दे रही है दूसरे पहलू पे, लेकिन इस पहलू पे ध्यान नहीं दिया जा रहा कि आप क्या आर्टिकल 110 की डेफिनेशन से आपका जो बिल है वो पूरी तरह मतलब कंप्लायंस में है। तो जब ये पार्ट मिसिंग है तो जुडिशरी को इसमें अब आना चाहिए, लेकिन जुडिशरी भी ये कह रही है, तो अब जुडिशरी का इसमें ये कहना है कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे। जो मई 2017 में इसके रिगार्डिंग जो जजमेंट आना है हम उसका वेट करेंगे। ये जरूरी कि ये जजमेंट मई 2017 में आए, ये जब भी आए। अब इसमें जो लास्ट केस था आप नोट कर सकते हैं, मोहम्मद सईद सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्पीकर का डिसीजन जो है वो जुडिशली रिव्यूएबल नहीं रहेगा। इवन इफ़ द क्लासिफिकेशन अगर गलत है तब भी वो ये सही मतलब माना जाएगा उसे। मोहम्मद सईद सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 में। अब ये तो रही लीगल इश्यूज़ की बात, हमने ये कर ली। अब दोस्तों अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक प्रॉब्लम सॉल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऐसा हो क्यों रहा है? हमने देखा कि गवर्नमेंट को चुना इसलिए जाता है ताकि वो लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है, जो देश के हित में है, वो सब पास कर सके। लेकिन अगर राज्यसभा में आप स्टैंड ले लोगे, एक मतलब रिजिड स्टैंड कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन ले लेगी और लेजिस्लेटिव एजेंडा को पास नहीं होने देगी, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए जाएंगे। तो हमारी पॉलिटी के आगे, हमारे ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसके आगे अभी चैलेंज ये है, सब इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट की हैं उन्हें मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जो ये पार्लियामेंट्री डेडलॉक्स होते हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। जैसे कि हम वहाँ पे देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जर्मनी में। अगर आपको कोई लेजिस्लेशन को रोकना है तो आप एक उसका
सही ऑल्टरनेटिव दीजिए, तभी आप उसे रोक सकते हैं। सिर्फ आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेके बिना कोई उसका ऑल्टरनेटिव दिए आप उस लेजिस्लेशन को नहीं रोक सकते। तो अगर ऐसे हमें प्रोग्रेस होना है, 70 साल हमारी डेमोक्रेसी को हो गए, अगर हम हर बिल ऐसे रोकते रहेंगे तो नेचुरली कोई ना कोई गवर्नमेंट भी या कोई और संस्था भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। अब जब रास्ता जब निकल जाता है तो उसका रास्ते का उपयोग गलत चीज़ों के लिए हो या सही चीज़ों के लिए हो, गलत प्रावधान लेके आने के लिए हो या सही लेके आने के लिए हो, तो फिर स्क्रूटिनी उनकी नहीं हो पाएगी। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को बचाना है तो हमें कोई ना कोई इसका डेमोक्रेटिक पॉलिटी में जो पार्लियामेंट में डेडलॉक्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी होते हैं, उन्हें हमें रोकना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसे हथकंडे अपना के अपना निजी स्वार्थ पार्लियामेंट के थ्रू पास ना करवा सके। तो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इन केस यू वांट कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो मेरे कॉन्सेप्ट में, पढ़ाने के वे में या समझाने के तरीके में, तो प्लीज़ कमेंट्स में उसे शेयर कीजिए। थैंक यू।